गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवद गेट इजी। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल ग्राफ्स की, जिससे ये पता चलता है कि काफ़ी ग्राफ गेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, और ये 2020 में भी आए हुए हैं। तो मुझे लगा कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ हैं उनके कुछ कलेक्शंस बनाए जाएं, जिससे आपको जानने में आसानी हो। यहाँ तक कि आपने प्लस 2 वगैरह में पढ़ा होगा ये सारे ग्राफ, लेकिन कई बार स्किप कर जाती हैं चीज़ें। तो एक वीडियो मैंने सोचा कि इस पे बनाया जाए, सो दैट कि आपकी जो ये डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, मुझे लगता है ये सारे ग्राफ इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए और इस पे एक एक पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। मैं छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूँगा, मुझे लगता है एक एक चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। पहले तो सबसे पहले ये समझ लो कि कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। कांस्टेंट फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। ये बताओ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है? मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या मतलब है इसका? x इनपुट है और y जो है आउटपुट है। एक्चुअली जब हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन है, तो y एक एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ x है, इसी को हम y लिख देते हैं। y क्या है? एक्सिस है, x भी एक एक्सिस है, y एक एक्सिस है। x की वैल्यू हम कुछ रखते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो जहां पे भी हम फंक्शन ऑफ x लिखें उसको आप y समझ लेना। ठीक है, अब रही बात k की। k क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4, कोई रियल वैल्यू, वो सारी कांस्टेंट है। x, y, z ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब हमारे पास क्या फंक्शन आ गया? हमारे पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू के का, या एफ एक्स इज इक्वल टू के। ये हमारा क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? अगर हम ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, अगर y इज इक्वल टू के है तो। ठीक है, ये k है। इस k की जगह पे मान लो आपका y इज इक्वल टू 3 होता। आप जानते हैं y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है। समझ में आई बात? तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है और ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन। ये सारी चीजें प्लस 2 की चीजें हैं, ध्यान से समझना। लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? मैंने क्या बताया था? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब क्या है ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है ये लीनियरली वेरी करेगा। मतलब x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 3। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये लीनियरली वेरी कर रहा है, जितना ये वेरी करेगा उतना ये वेरी करेगा लीनियरली। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कुछ ऐसे होते हैं y इज इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप के, और जिनके ग्राफ कुछ ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन की बात करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कुछ ऐसा दिखता है। a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस समथिंग अप टू an तक।
जहां पे ए नॉट का मतलब जीरो नहीं है, ए नॉट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और जो A1 ए नॉट A1 A2 A3 ये सारे An हैं, ये सारे क्या हैं, एक रियल वैल्यूज हैं कोई, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ ऐसे बनते हैं, और पॉलिनोमियल में भी कई तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जैसे ये फंक्शन y इज इक्वल टू ax प्लस बी टाइप का फंक्शन जो होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल में 2x प्लस 6 ऐसे टाइप का फंक्शन जो होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मुझे एक बात बताओ, ये x एक्सिस है, ये नीचे y एक्सिस है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 ले लिया जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। जब ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना। आपके पास एक पॉइंट मिल गया जब x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 6 है। इतना तो आप जानते ही होंगे ग्राफ में कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6 का पॉइंट कहां पे आएगा। अब दूसरा, अगर y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? -6/2 -3 आएगा। मतलब कि अगर y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? -3। ये पॉइंट कुछ यहां आएगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिला के एक लीनियर रेखा आप खींच दो, लाइन। यही इस लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ होगा। समझ में आई बात? लीनियरली कोई भी पॉलिनोमियल जो लीनियरली वेरी कर रहा है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यह आपका पॉलिनोमियल फंक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनेंगे। अब आती है बात कि कुछ पॉलिनोमियल में ही कुछ क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी होते हैं पॉलिनोमियल में, लेकिन हम उस क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फंक्शंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक टाइप का ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। पैराबोला का ग्राफ। पैराबोला, पैराबोला कैसे बनेगा? पैराबोला का फंक्शन समझ लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यही दो फंक्शन होते हैं पैराबोला के। दोनों फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो क्लियरली ये समझ लें कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ध्यान से समझो, अगर ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोला का ग्राफ बनेगा अगर हम इस फंक्शन को लेते हैं पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता उसी तरफ उस फंक्शन को घुमा देते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको y की तरफ ऐसे घुमा दो, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो तो x की तरफ स्क्वायर नहीं है, x की तरफ घुमा दो इसको, ये फंक्शन क्या हो गया? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ। पैराबोला को समझने का सबसे आसान तरीका, जिस तरफ स्क्वायर नहीं है उसी तरफ उसको घुमा दिया जाता है। अब अगर इसको और अच्छे नॉलेज में समझना हो तो जैसे हम x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इज इक्वल टू हम 2 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। समझ रहे हो? अगर आप y इज इक्वल टू 6 रख दो, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। देख रहे हो कि अगर y धीरे धीरे बढ़ रहा है और x की वैल्यू ज़्यादा तेज बढ़ रही है, y की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है और x की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत में
ऐसे था 2 और 4 का रेशियो था, और उसके बाद 6 और 36 का रेशियो हो गया। मतलब कि अगर इस ग्राफ पे सिर्फ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के ग्राफ पे अगर आप फोकस करोगे तो x की वैल्यूज जो हैं, सॉरी y की वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ेंगी। देखो y की जो वैल्यू है वो यहीं तक जाके समाप्त हो जाती है, y की वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ेंगी, और x की वैल्यूज क्या हैं, बहुत तेजी से, शुरुआत में धीरे धीरे, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगी। x की वैल्यूज जो हैं शुरुआत में y के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे बढ़ी, और उसके बाद x की वैल्यूज देख रहे हो बहुत तेजी से बढ़ने लगी जब y की वैल्यू बहुत कम है। यहां से आप सारे ग्राफ को कंपैरिजन कर सकते हो। इस ग्राफ को भी अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ ऐसा ही निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला का ग्राफ हो गया। अब पैराबोला में भी टाइप्स हैं, पैराबोला में टाइप्स हैं। कैसे टाइप्स? ये हैं कि अगर मान लो 2 तरीके का टाइप होगा, पैराबोला में 2 तरीके का टाइप होगा। ये समझ लो कि हम पैराबोला का ग्राफ समझ रहे थे, इसमें पहला टाइप ये होगा कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो क्या बनेगा इसका ग्राफ? जब भी इसके फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाए ना, एक फंक्शन था आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन था, और उसमें आपने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? x है, ये y है, मैंने क्या बताया था, जिस तरफ स्क्वायर नहीं है उसी तरफ घुमा दो। ठीक है, ये ओरिजिन से जाएगा तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि +1 भी है, एक कांस्टेंट फंक्शन ऐड कर दिया है इन्होंने। तो अब क्या करना है, मुझे ये बताओ, अगर सिंपली कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को इसी y इज इक्वल टू 1 पे रख देना है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हो गया। ये अगर आप ओवरऑल ग्राफ को लेंगे तो ये पूरा ग्राफ क्या हो गया, y इज इक्वल टू, जब आपका ये x एक्सिस है, ये 1, एक शिफ्ट हो गया। समझ में आई बात? y इज इक्वल टू 1, अभी आपने कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है y इज इक्वल टू 1 या कुछ ऐसे। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना है, तो आपको सिंपली इसी से एक नंबर शिफ्ट कर देना है, एक कांस्टेंट, ये जो 1 आपने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन को एक नंबर शिफ्ट कर देना है, और ये आपका बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। मुझे लगता है ये क्लियर है। अब दूसरा टाइप क्या आ सकता है पैराबोला में, कि जब x की ही वैल्यू में कुछ बढ़ जाए, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। दूसरा तरीका ये है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मुझे बताओ कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए बेसिक्स। बेसिक क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का है ये, लेकिन मुझे ये बताओ कि y कहाँ पे 0 हो रहा है? y कहाँ पे 0 हो रहा है? जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दोगे, y इज इक्वल टू 0 रख दोगे, y इज इक्वल टू जब भी 0 रख दोगे, जैसे पूरा ही लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू ये था, इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, जहाँ पे ग्राफ y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 का मतलब, सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, अब आपको बनाना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ। मैंने क्या बताया, यहां से आपको x की वैल्यूज निकाल लेनी है, और x की वैल्यूज क्या होगी, -1 कुछ यहां होगी, x इज इक्वल टू -1। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसी -1 को नॉट बना के ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे बना देना। ये ग्राफ जो आपका बनेगा वो बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू ये। ठीक है,
दोनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। पैराबोला का कैसे टाइप बनेगा, अगर +1 ऐड हो रहा है तो कैसे होगा, और अगर इसी में फंक्शन में +1 ऐड हो रहा है तो कैसे बनेगा। अब ये चीजें -1 ऐड हो जाए तो यहां पे आएगा, समझ रहे हो। अब वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट करता है, जो मैंने रूल बताया है उसी रूल को फॉलो करना है और आपको सारे ग्राफ निकाल लेने, अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे कि इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। ठीक है, अब हम 3 फंक्शन हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन तक हम पहुंचे थे। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शंस क्या होते हैं और उनके ग्राफ कैसे बनेंगे। 4th टाइप आपका आएगा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये बताओ मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है। y = fx = mod x। mod x का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई मशीन है, मान लो ये आपकी मशीन है, आपने यहां पे x इनपुट किया, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। x इनपुट किया तो मशीन में मॉड्यूलस हो गया और यहां पे क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड्यूलस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। फंक्शन मॉड्यूलस से निकलने के बाद, इस मशीन से निकलने के बाद फंक्शन पॉजिटिव ही होगा, इसका मतलब ये होता है मॉड्यूलस का। जैसे मान लो y = fx = mod x है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर यहां से निकलेगा, मान लो बाहर निकाला हमने x, दो ही चीज निकल सकती है, या तो x या तो -x। ठीक है, अगर तो x > 0 है, 0 या 0 से बड़ा है तो हमारा x निकलेगा, 0 या 0 से बड़ा है तो हमारा x निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन अगर मान लो फंक्शन x > 0 है, 0 से नेगेटिव है फंक्शन, यहां से निकलने के बाद 0 से पहले की वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो उस फंक्शन में हम, मान लो ये फंक्शन x था, उस फंक्शन में हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो जाए। जब 0 से पहले की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, लेकिन हमने क्या बताया कि मॉड्यूलस से निकलने के बाद फंक्शन पॉजिटिव ही आता है, और अगर पॉजिटिव लेना है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आई। पहला चीज ये कि अगर मॉड्यूलस से फंक्शन निकल के आ रहा है x से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा आ रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए था। लेकिन अगर मान लो यहां से 0 से कम में आ रही है वैल्यू यहां पे निकलने के बाद, तो हम उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो फंक्शन पॉजिटिव बन सके। और क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या आउटपुट इनपुट कुछ भी आए, अगर वो मॉड्यूलस से होके गुजर रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव निकल के आएगा वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फंक्शन था। अब इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आपका fx = mod x है, इसका मतलब मैंने क्या बताया कि x जब x > 0, -x जब x < 0। बनाओ ग्राफ, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ये क्या है, पहला फंक्शन क्या है, क्या ये y = x है, ये y = x है। ठीक, क्या ये y = -x है, बिल्कुल y = ये -x है। ये y = x का ग्राफ है, ये y = -x का ग्राफ है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। ये लीनियर फंक्शंस हैं। ये क्या है, fx = दिस है फंक्शन, और fx क्या होता है, y होता है, मैंने बताया। ये इनपुट आउटपुट इनपुट। ठीक है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो y होगा ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये जो फंक्शन है y का, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जो y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। मॉड का मतलब ये होता है। ये तो सिंपली फंक्शन के ग्राफ हैं,
लेकिन जब आप मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं तो आपको यहां से नेगेटिव टर्म्स को हटा देना होगा, तब जाके आपका ये बनेगा मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। समझ में आई बात? ये आपका मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब इसी ग्राफ को समझ लो कि अब ये ग्राफ दो तरीके, इसमें भी दो टाइप के आ जाएंगे, जैसे पैराबोला का था। समझ में आया? मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? अगर कोई कहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है गेट में, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझ लो कि ये जो ग्राफ है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू सेशंस में। आईआईटीज में पूछे जाएंगे, पीएसयूज में ज्यादा पूछे जाएंगे। ये ग्राफ बहुत कम लोगों को पता होते हैं और बेसिक लेवल की चीजें होती हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, उन्होंने पूछ लिया मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ये बनेगा मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये अगर एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, क्लियर है? अब इसमें ध्यान दो कि पहला टाइप ये हो सकता है कि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 हो गया। मैंने क्या बताया था? ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है अगर आपका ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन ऐड हो जा रहा है तो सिंपली आप क्या करो, एक कांस्टेंट ऐड कर दो y इज इक्वल टू 1 का। उसके बाद सिंपल वही ग्राफ को रख दो, क्योंकि ये कांस्टेंट के बाद फंक्शन वही है मॉड एक्स का, तो ये आपने मॉड एक्स रख दिया। ये आपका पूरा ग्राफ कौन सा बन गया? ये y इज इक्वल टू या एफ एक्स। इसको मैं बार बार इसलिए लिख देता हूं बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसी में सेकेंड टाइप अगर ले लेते हो आप, सेकेंड टाइप क्या बन सकता है कि y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का मॉड। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मैंने क्या बताया था, x प्लस 1 को 0 ले लो, यहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 आ जाएगी तो ये x है, ये y है, ठीक है। -1 x इज इक्वल टू -1 ये है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -1 पे ये ग्राफ 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 पे ये ग्राफ 0 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 0 पे हो रहा था, यहाँ पे -1 पे 0 हो रहा है, ठीक है। दोनों टाइप समझ में आ गया। अब इसमें मान लो +1 ऐड हो गया, या +5 ऐड हो गया, या -5 ऐड हो गया, या कुछ भी ऐड हो गया, तो वो आप अपने हिसाब से समझ लेना, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब अलग अलग प्रैक्टिकल्स में ये पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा गया कि हमको ये बता दो कि भाई मॉड x -5 का ग्राफ कैसे बनेगा। मॉड x -5 का ग्राफ कैसे बनेगा? ये मैंने क्या बताया था, मॉड x आपको पता होना चाहिए। -5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है। -5 का ग्राफ कुछ यहां बनेगा, y इज इक्वल टू -5। और मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है? ये y इज इक्वल टू मॉड x -5 का ग्राफ हो गया। समझ में आई बात? तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये बहुत कम लोग इसको डिस्कस भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सारे ग्राफ क्लियर होने चाहिए। ये मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ थे, अभी तक हमने पढ़ा मॉडुलस फंक्शन। अब हम यहाँ पे दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करेंगे। ये नोट्स 5 स्टार नोट्स हैं, ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जो अभी तक हमने ग्राफ पढ़ा है, उस ग्राफ में सारे ग्राफ के लिए ये वैलिड है। अभी जो हमने पढ़ा है, जो आगे हम पढ़ेंगे, वो सारे ग्राफ के लिए ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नोट्स हैं, दोनों ही एकदम 5 स्टार नोट्स हैं। समझ लो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये आपके इंटरव्यू सेशंस में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पहला नोट्स ये है कि टू ड्रॉ -f(x). अगर अभी तक आपने फंक्शन पढ़ा f(x) का, इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, x में ऐड कर दिया, y में ऐड कर दिया, लेकिन अभी तक आपने नहीं पढ़ा कि इसी फंक्शन को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा। ये कह रहे हैं कि टू ड्रॉ -f(x), टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ f(x) अबाउट द x एक्सिस। अगर किसी फंक्शन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो उस फंक्शन को हम x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। पहला नोट्स कैसे, एग्जाम्पल में आप ये समझो कि अगर fx इज इक्वल टू मॉड x था पहले, तो उसका फंक्शन कैसे बनता था, कुछ ऐसे बनता था। लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लिया, तो ये fx इज इक्वल टू माइनस मॉड x का फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का फंक्शन कैसे बनता था, कुछ ऐसा बनता था। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन कुछ ऐसा बनता था। लेकिन अगर माइनस एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसी को एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो। किसी भी फंक्शन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये पहला नोट्स है, 5 स्टार नोट है, ध्यान रखना। दूसरा नोट क्या है, टू ड्रॉ fx माइनस एक्स। f माइनस एक्स एक्चुअली किसी फंक्शन में अगर अंदर ही x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसका मिरर इमेज किस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, y एक्सिस के अबाउट। किसी फंक्शन में अगर x के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है मॉड x था, मॉड x पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, बाहर मल्टीप्लाई किया। अब इसी फंक्शन में ही माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से, तो इस फंक्शन का जो मिरर इमेज होगा वो हम क्या लेंगे, y एक्सिस के अबाउट। ये दोनों नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। y एक्सिस के अबाउट कैसे, मान लो ये फंक्शन क्या था आपका, मॉड x का था, ये x ये y मॉड x का फंक्शन था। अब क्या करेंगे, इसी फंक्शन को y एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज लोगे, तो ये बिल्कुल सेम जैसा ही दिखेगा। समझ रहे हो, इसका ग्राफ भी बिल्कुल सेम दिखेगा आपको, क्योंकि इसको हमने y एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर दिया है, इसका मिरर इमेज लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई मॉड x का ग्राफ बता दो और माइनस मॉड x का ग्राफ बता दो, माइनस x का मॉड का ग्राफ बता दो। तो दोनों ग्राफ सेम ही होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें माइनस है तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये जो दोनों रूल्स है ना, ये सिर्फ मॉड x या ऐसे एक्स स्क्वायर के लिए ही वैलिड नहीं है, ये किसी भी ग्राफ के लिए वैलिड है। ठीक है, ये दोनों रूल हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है fx इज इक्वल टू a की पावर x। ऑब्वियसली fx क्या है, y है। a की पावर x तब जब a शुड नॉट बी 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0, तब ये फंक्शन जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप समझना चाहो, एग्जाम्पल में तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे a की पावर x, 2 की पावर x, 5 की पावर x, e की पावर x एक्सेट्रा। मतलब कि a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन कोई सेटिस्फाई करता है इस फंक्शन को, तो वो सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि अगर हम x की वैल्यू को 0 रखें, मतलब अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि ये जो पॉइंट कट कर रहा है ये कौन सा पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू जब भी 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये इसका मतलब कि ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन है। ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन है। समझ में आई बात। अब ध्यान से एक बात समझना कि ये रूल, अगर यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जब a
की कंडीशन ये है। अगर ए की कंडीशन ऐसी हो कि ये लेस देन 1 हो लेकिन ग्रेटर देन 0 हो, ए जब लेस देन 1 हो, 1 से कम हो और ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में यही ग्राफ जो हो जाएगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ रहे हो? ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मतलब यहाँ पे ये ग्राफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ था तब जब ये कंडीशन थी ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट बी 1, और जब ए लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो तब यही ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ हो जाएगा। अब बात समझ में आई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन की बात ऐसे करते हैं जैसे हमने अदर ग्राफ्स में देखा था। अदर ग्राफ में हमने क्या देखा था कि अगर किसी फंक्शन को मान लो ये y = a की पावर x का फंक्शन है, अगर मान लो x + 1 कर दिया गया तो ये फंक्शन कैसे वेरी करेगा। ये फंक्शन ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब ये +1 नहीं था तो x = 0 पे y = 1 था। ये ग्राफ कुछ ऐसा था, यहाँ पे 0.1 था। अब जब ये आ गया है तो इसका मतलब x + 1 = 0 होना चाहिए, तभी y = 1 आएगा, और x इसको 0 होने के लिए x = -1 होना चाहिए। इसका मतलब अब ये ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब ये ग्राफ हो जाएगा x = -1 यहाँ पे, मतलब कि x = -1 पे क्या हो जाएगा, y = 1। यहाँ पे x = 0 पे 1 था, यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जाके 1 होगा। बात समझ में आई? अब इसमें एक और एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन क्या था, a की पावर x + 1, अगर ये y = समथिंग है कुछ, तो अगर एक इसमें ऐड कर दिया गया कांस्टेंट फंक्शन तो क्या होगा। अब इसमें अगर कांस्टेंट फंक्शन ऐड कर दिया गया तो यही ग्राफ कुछ शिफ्ट कर जाएगा एक पॉइंट ऊपर। y = 1 का फंक्शन ये है और ये e की पावर x का या a की पावर x का फंक्शन है, तो ये अगर टोटल हम देखें तो a की पावर x + 1 का फंक्शन हो जाएगा ये टोटल। 2 रूल। तीसरा ये मैंने बताया था कि अगर इसी फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये फंक्शन x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बन जाएगा। समझ रहे हो? और अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बन जाएगा। बात चारों रूल्स की सेम है सारे ग्राफ के लिए, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ये 6 पॉइंट है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, अगर मान लो y = log ax है, ये जहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी 1, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे log 10x, log ex। log ex को क्या बोलते हैं आप, ln x भी बोलते हैं ना, ठीक है। अब ध्यान से समझो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसको अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं तो इसका ग्राफ कुछ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। ये है log ax का ग्राफ। जब a की कंडीशन ये हो, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है log ax का। अब ये ग्राफ अगर ये कंडीशन चेंज हो जाती है, कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर तो a जो है लेस देन 1 हो जाए और ग्रेटर देन 0 हो जाए, 0 से बड़ा और 1 से कम हो a की वैल्यू, तो यही ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो जाएगा। जैसे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ax का ग्राफ। सेम है,
लेकिन ए की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है दो कंडीशंस, जैसे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब भाई इसमें भी वही सारे रूल लगेंगे, अगर यहाँ माइनस कर दिया गया तो क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया गया तो क्या होगा, एक्स में एक वैल्यू जो ऐड कर दी गई तो क्या होगा, और पूरे फंक्शन में एक वैल्यू ऐड कर दी गई तो क्या होगा। मुझे लगता है कि अब आप उसका एप्लीकेशन बना सकते हैं खुद जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये वीडियो उतना ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। और बिलीव करो कि इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ ग्राफ की, वो अभी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था उस पर। ठीक है, 7th ग्राफ जो आज का लास्ट ग्राफ होगा वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से पहले एक ग्राफ और समझ लो, रेसिप्रोकल का ग्राफ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? जैसे fx इज इक्वल टू 1/x, ऑब्वियसली ये y है, 1/x में। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है x शुड नॉट बी 0, नहीं तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये ग्राफ बनेगा कैसे? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो रेसिप्रोकल का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कोई फंक्शन अगर रेसिप्रोकल फंक्शन है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब इसी में मान लो माइनस से ऐड कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, -1/x का ग्राफ कैसे बनेगा? मैंने क्या बताया था, किसी फंक्शन में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो वो x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगी। x एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसा आ जाएगा, इस पार्ट का मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही सारे रूल होंगे। x + 1 कर दिया गया तो क्या होगा, पूरे फंक्शन में +1 कर दिया गया तो क्या होगा। ये एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं, आप कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आपको दिए हैं। आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा उतना समझ में आएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल के बाद जो हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट शो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ग्रेटेस्ट मिनिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी मिनिमम वैल्यू है वो, जैसे अगर नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा? 3। 2.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। मान लो 0.7 इसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? 0। अब बात करते हैं नेगेटिव की, 1.92 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू -2। -1.92 की जो मिनिमम वैल्यू, उससे कम की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2। 3.5 में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.7 में 0 होगा, नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव वाली मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इसका ग्राफ कैसे बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, x और y। मान लो आपका ये पॉइंट है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये क्या होगा? -1, -2, -3 और -4। ठीक, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये 1 to 2 जाता है, उसके बाद फिर ये यहाँ से 2 to 3 जाएगा, फिर ये यहाँ से 3 to 4 जाएगा, फिर यह यहाँ से 4 to 5 जाएगा। समझ रहे हो? कुछ ऐसा भी नेगेटिव में भी जाएगा। ये 1 to -1 to -2, फिर ये -2 to -3। इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ।
अब हम इस पे बात करते हैं जो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्राफ क्लियर हो गया हो तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था 2020 में सेट 1 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। कह रहे थे फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। एक एग्जाम्पल था, आप समझ लो, ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का सेट 1 में आया हुआ था। ये कह रहे थे कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये और ये x इन्होंने बताया था कि x की जो वैल्यू होगी वो जाएगी 1 to 4 तक। हमको सिंपल सा एरिया बता दो, और ये शायद 2 नंबर या 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन रहा होगा। बस बात ये समझो कि ये कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको ग्राफ की पूरी जानकारी होती तो ये क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का होता या 2 नंबर का होता, 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना था। समय इसलिए नहीं लगना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते ही आपको एक बात समझ में आती है कि पहली बात तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बना लीजिए। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये मुझे बताओ एक्स एक्सिस कहाँ से जा रहा है? 1 to 4, 1 2 3 4 तक जा रहा है। अब इसमें भी बना लो 1 2 3 4। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाओ। ये बनेगा इसका ग्राफ। आपको एक्स एक्सिस को 4 तक ले जाना है। गया 4 तक, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। अब इन्होंने सिंपल सा पूछा था फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है उसका वैल्यू बता दो एरिया की। कितना सिंपल क्वेश्चन है गेट के लिए, छोटा से छोटा बच्चा बता सकता है इसका एरिया कितना है। ये क्या है? एक्स एक्सिस क्या है? इसकी रेंज क्या है? 1। और इसकी रेंज क्या है? वाई एक्सिस की 1। ये 1, ये 1। एरिया निकल के आ जाएगा 1 into 1 प्लस इसके बाद ये भी वैल्यू 1 है, 2 to 3, लेकिन ये वैल्यू क्या है? 2 है, तो 1 into 2 प्लस 1 into 3, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 1 है। 1 into 3 कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6। एरिया कितना आ गया? 6। अब इसकी यूनिट जो भी दी हुई होगी, और उसमें ऑप्शन में था ये ऑप्शन इसके दिए हुए थे 4 1 3 6, 4 1 3 6। ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, ये सी ऑप्शन था, ये डी ऑप्शन था। तो ये आंसर सही होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे ग्राफ है ना, ये सारे ग्राफ को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको गेट में आसानी होगी समझने के लिए। और वैसे भी अगर आप गेट के थ्रू कहीं अच्छी जगह पे गए IIT या PSUs में, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतना ज़्यादा सफिशिएंट है आपके लिए। आप इसको अच्छे से पढ़ें और इस पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।